हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट। ठीक है, अब चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा और फिर क्या चाहिए, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई थी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूरे आपके बुक से था। ठीक है, अब चैप्टर वाइज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपके हर चैप्टर से मैक्सिमम मैंने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये 20 क्वेश्चंस वैसे हैं जिसको आप अगर कर लेते हैं तो आपका जो इंटायर चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइन। तो ये तो आपको मालूम है कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बड़ा विग्रसली रिएक्ट करता है। ठीक है, विग्रसली रिएक्ट करता है मतलब कि बहुत ही एक्सेसिव रिएक्शन होता है। ठीक है, तो विग्रसली रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्लेट लाइन प्रोड्यूस करता है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, उसके बाद स्लेट लाइन, स्लेट लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH2। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को रिएक्ट कराते हैं, एक्सेस वाटर, तो वो एक्सेसिव रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद क्या बनता है हमारा, CaOH2 बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या देखिए, ये रिएक्शन आपको यहाँ पे दे दिया है। नाउ दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपने वहां पे देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस में आपको दे दिया 4 ऑप्शन। अब इसको क्या बोल सकते हैं, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे दिया। अब इसमें से भी ऑप्शंस क्लासिफाई किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन। या तो ए और सी करेक्ट है, या तो फिर सी और डी है, या तो फिर ए सी डी, या फिर ए और बी करेक्ट आंसर है। अब आप बताओ, जब ये रिएक्शन होता है, पहली बात तो आपको दिख रहा है कि दो तरह के रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमारा होगा ही होगा। इसके अलावा और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे हीट भी रिलीज होता है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है बट हीट भी रिलीज होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, द रिएक्शन बिटवीन CO एंड H2O टू फॉर्म CaOH2 इज एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A एंड D। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and sulfuric acid so formed remains in the solution. The reaction is an example of, पहले तो रिएक्शन आप लिख लो। रिएक्शन क्या है मेरा, CuSO4 है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने पे कॉपर सल्फाइड और H2SO4 बन रहा है। अगर एक चीज ध्यान से देखोगे, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फाइड और कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, मेरा बन रहा है कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। ध्यान से अगर रिएक्शन को देखोगे तो कॉपर का जगह ले लिया है हाइड्रोजन ने और हाइड्रोजन का जगह ले लिया है कॉपर ने। तो हुआ क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। और ये कब होता है, जब कोई रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विच इज डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। तो एक चाइना डिश ले लिए हैं, उसमें हमने 1 ग्राम ऑफ कॉपर का पाउडर लिया है और उसको हीट करना है। Now, what change takes place on heating? When hydrogen gas is passed over this heated substance, a visible change is seen in it. Give the chemical equations of reactions, the name and the color of the products formed in each case. तो आपको एक सिनेरियो दे दिया। सिनेरियो मेरा क्या है कि मेरे पास है 1 ग्राम कॉपर पाउडर, उसको हमने चाइना डिश में लेके हीट कर दिया। नाउ आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, तो आपको पहले देखना है कि क्या क्या हो सकता है हीट करने के बाद। तो आपके आंसर में क्या है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश। तो जब चाइना डिश में हम लोग कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, ठीक है, तो एक रेडिश ब्राउन सरफेस जो है वो कॉपर पाउडर के ऊपर कोट हो जाता है।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। सिंपल रिएक्शन सिंपल है, क्या कर रहे हैं, कॉपर को हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन तो आना ही है। तो सब, क्योंकि कोई भी चीज हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं तो माइंड में बैठा लो कि उसका रिएक्शन हमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन के साथ करना है, वेदर कॉपर हो, मैग्नीशियम हो या कोई भी मेटल हो। ठीक है, कोई भी मेटल या नॉन मेटल को जब हम हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिया था, कॉपर, तो कॉपर के साथ हम ये ऑक्सीजन को लेकर रिएक्ट करा रहे हैं, तो मेरा क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। यही कॉपर ऑक्साइड जो है वो कैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन surface of copper powder becomes coated, ठीक है, with a black substance which is known as copper oxide। और ये रहा आपका रिएक्शन। एक्चुअल कलर इसका कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, तो क्या होता है, तो जो ब्लैक कोटिंग था, ठीक है, सरफेस का, वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड को ले लिया। ठीक है, अब इस कॉपर ऑक्साइड पे हमने हाइड्रोजन गैस को पास कराया। जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे तो ये फिर से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे हट जाएगा और आपका बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। तो कॉपर का जो एक्चुअल कलर था रेडिश ब्राउन कलर, वो आपको वापस मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अ कंपाउंड ए, देखो ऐसा क्वेश्चन भी ना बहुत ज्यादा आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में ये खासियत है कि आपको कोई भी एक एलिमेंट एक्स ले लेगा, कोई कंपाउंड ए ले लेगा, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसमें भी वैसे ही कुछ है। देखो, अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म्स कंपाउंड बी। तो चलो यहाँ पे मेरे पास दो कंपाउंड है, एक है ए एक है बी। कंपाउंड ए जो है, ठीक है, वो किस चीज में यूज हो रहा है, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है। तो अब आप सोचो कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके बारे में आपने पढ़ा है जो यूज होता है। ठीक है ना, अब इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसको, इस कंपाउंड ए को, इस कंपाउंड ए को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है और एक दूसरा कंपाउंड बनाता है जिसको बोला गया है बी। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी क्या है, तो पहले तो रिएक्शन लिखना होगा। तो जो एलिमेंट यूज होता है, जो कंपाउंड यूज होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में। तो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, मेरा मेरा फॉर्मेशन होता है CaOH होल 2 का। ठीक है, ये जो CaO है, दिस इज कंपाउंड A, CaOH होल 2 जो है, दिस इज कंपाउंड B। तो आपका आंसर हो गया, A इज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड B इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH होल 2। क्लियर हुआ? नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट, द गिवन रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको बताना था कि कॉम्बिनेशन ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरह के कंपाउंड्स है, कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके बाद बोला कि इसी टाइप के दो रिएक्शन का और एग्जाम्पल देने के लिए, तो हमने यहाँ पे दो रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख दिया। कोई भी दो रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो इतना आसान है लिखना कि आप कोई भी रिएक्शन उठा के लिख सकते हो। आप लिख सकते हो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्ट करा दो ऑक्सीजन के साथ तो बन जाता है MgO। कोई भी रिएक्शन आप ऐसे उठाओ और उसको कर दो। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हमने लिखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। lead nitrate solution is added to a test tube containing potassium iodide solution। अब यहाँ पे क्या लिए, lead nitrate। ठीक है, हमने ले लिया PbNO3 होल 2, lead nitrate। Now this is added to a test tube containing potassium iodide solution। इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, मतलब कि ये मेरा Ki, इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिएक्शन है, तो रिएक्शन लिख ही लो, रफ में लिखो या फिर आंसर में ही पहले रिएक्शन लिख दो, क्योंकि जैसे ही आप रिएक्शन लिख दोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक तो आपका बन रहा है लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट, इसके बाद आपका फॉर्म होगा पोटेशियम नाइट्रेट विच इज KNO3।
ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, लेड नाइट्रेट को हमने रिएक्ट कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा फॉर्म हुआ एक लेड आयोडाइड, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, वो देखो यहाँ पे लिखा है आपका, ठीक है, एंड देन पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब क्वेश्चंस में आते हैं। नाउ राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। तो इसमें कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, तो प्रेसिपिटेट कौन सा फॉर्म हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड, तो लिखा पोटेशियम आयोडाइड, किस कलर का है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। बहुत सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपकी बुक्स में जो क्वेश्चंस मैंने शेयर किया है उसके बीच बीच में दिया है मैंने। तो प्रेसिपिटेट कौन सा फॉर्म होता है, कौन से प्रेसिपिटेट का कौन सा कलर होता है, ठीक है, ये सारा आप एकदम मेमोराइज कर लो और बैठा लो दिमाग में, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद आपसे बोला गया राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का टाइप बताइए क्या है इसमें, आप देखो ध्यान से। लेड ने क्या किया, इसने जगह ले लिया पोटेशियम का, और पोटेशियम ने लेड का, दोनों का इंटरचेंज हो गया। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देगा, ठीक है, आपको 2-3 वर्ड इक्वेशंस मिल जाएगा, उस वर्ड इक्वेशंस को आपको पढ़ना है और प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वल मोलर कंसंट्रेशन गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैंने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है सोडियम कार्बोनेट, इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिंपल है, आप देखोगे ध्यान से तो इक्वेशन पहले से बैलेंस्ड है। बी नंबर में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, NaCl बना, वाटर फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, ये भी आप देखोगे ध्यान से तो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड कॉपर सल्फेट प्रेसिपिटेट क्यूपरस आयोडाइड लिबरेट्स आयोडीन गैस एंड फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हैं, ठीक है, फॉर्म क्या हो रहा है, क्यूपरस आयोडाइड, ठीक है, जो कि एक प्रेसिपिटेट है। इसके बाद आपका बन रहा है पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन गैस रिलीज हो रहा है। तो इसको भी आपको लिखना है, इसमें थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग करना होगा क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो बैलेंसिंग कर दिए, ये काम आपका हो गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि केमिस्ट्री में जब आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो, कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, कोशिश करना कि वो रिएक्शन जो आपका है वो बैलेंस्ड हो, ठीक है। अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिखोगे हो सकता है कि मार्क्स कट जाए, ठीक है, इसीलिए आप कोशिश करना कि जो भी रिएक्शन हम लिखेंगे वो सारा रिएक्शन आपका बैलेंस्ड हो, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस एक्स, देखो आ गया ना फिर वैसे ही क्वेश्चन। तो हमने लिया सब्सटेंस एक्स। नाउ एन ऑक्साइड ऑफ अ ग्रुप 2 एलिमेंट इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो एक ग्रुप 2 एलिमेंट का कोई ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो ऑक्साइड है वो यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, ये वही एलिमेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो। अब बोन्स बोल दिया भाई, ये तो और इजी हो गया, हमें पता है कि बोन्स में हमारा कैल्शियम आता है, ठीक है। नाउ ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो रेड लिटमस को ब्लू कौन टर्न करता है, एक बेस टर्न करता है। तो जब इसको वाटर के साथ ट्रीट किए तो ये एक बेसिक ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो जो बेसिक एलिमेंट बना वो क्या है मेरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा आपका CaOH होल 2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो एक्स क्या है मेरा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इट इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री, हमें पता है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, इस कैल्शियम बोन्स में हमारा प्रेजेंट है, ये आप नहीं भी लिखोगे तो चले, ठीक है ना। ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज CaOH होल 2 व्हिच इज एन एल्कली, हेंस इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये आपने कंक्लूजन दिया, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा था उसको आपने फ्रेम किया। क्लियर था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नो, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ रिएक्शंस दे दिया, 4 रिएक्शन आपको दे दिया है। इन चारों रिएक्शंस को पहले तो आपको बैलेंस करना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। चलो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। या फिर चलो बैलेंस ही कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोरीन है, आपको यहाँ पे दे दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखोगे ध्यान से, मैग्नीशियम का भी 1 नंबर, क्लोरीन का भी 2 नंबर, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब टाइप की बात करें तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। बी नंबर में, बी में देखो एक कंपाउंड दिया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट करने पे ये 2 तरह का प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जा रहा है ना। तो पहले तो बैलेंस किया हुआ है कि नहीं वो देखो, यहाँ पे मर्क्यूरी 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, तो आपको इसको बैलेंस करना होगा। चलो इधर भी 2 लगा देते हैं, लेकिन अब मर्क्यूरी भी 2 हो गया, इसीलिए यहाँ भी 2 कर देंगे, ठीक है। ये तो बैलेंस हो गया। अब इसमें है क्या, इसमें आपका दिया है कि एक सिंगल कंपाउंड को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जा रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हीट यूज हो रहा है इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्लियर है, 3 टाइप का आपने पढ़ा है, एक थर्मल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक है, एक आपका फोटोलाइटिक है। तो यहाँ पे हीट यूज हो रहा है इसीलिए हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट में क्या है, मेरे पास सोडियम है, सल्फर है, दोनों कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो पहले तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, इधर मेरा एक सोडियम है, इधर 2 सोडियम है, तो चलो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 2 हो गया, एक सल्फर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट है मेरे पास फेरिक ऑक्साइड और कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रिएक्ट करा रहे हैं, फेरस और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, और इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है, और साथ साथ आपका रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन अब यहाँ से फेरस के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है, और एक ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो सिंपल सी बात, एडिशन भी हो रहा है, रिमूवल भी हो रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका 2 आयरन है, तो चलो यहाँ पे भी 2 आयरन कर देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो टोटल कितना है, इधर आपका आ गया 3 और एक 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप 4 आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इधर देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, यहाँ पे 3 लगाया, क्योंकि अगर 2 लगाएंगे तो काम होगा नहीं मेरा, ठीक है, फिर ऑक्सीजन का नंबर बढ़ जाएगा, इसीलिए इधर पहले हमने 3 लगाया। अब आप ऑक्सीजन काउंट करोगे तो इधर 3, इधर 3, 6, 3 2 6 हो गया, ठीक है। फॉर फेरस को भी बैलेंस करने के लिए फिर हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, तो 2 फेरस इधर हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। समझ में आया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन सच एज 3 वेज बाय व्हिच दिस फेनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जब फूड मटेरियल जो भी फैट कंटेनिंग होता है या ऑयल कंटेनिंग होता है उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या पर्टिकुलर चेंजेस उसमें आएगा। तो आप सबको पता है ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जहां पे आप पढ़ते हो रेंसिडिटी के बारे में और रस्टिंग के बारे में, तो ये रेंसिडिटी का पार्ट है। Now, food materials containing fats and oils change their taste and smell due to a process called rancidity. Rancidity is a process in which air reacts with fats and oils, which changes the smell and taste of the food. तो ये आपको ये टर्म मेंशन करना है, ठीक है, कि रेंसिडिटी के वजह से, रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से एयर जो है वो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स के साथ रिएक्ट कर देता है और क्या करता है, फूड का स्मेल और टेस्ट को चेंज करता है। मेथड्स क्या क्या हो सकता है प्रिवेंशन का, वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं फूड मटेरियल्स का, और साथ में प्लेसिंग ऑफ फूड मटेरियल्स अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। तो 3 मेथड्स है, आप 3 मेथड्स मेंशन कर दो, ठीक है। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, why is respiration considered as an exothermic reaction? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, क्यों बोला जाता है। अब आपको रिएक्शन पहले याद होना चाहिए। रेस्पिरेशन में क्या होता है,
हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या पूछा है आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहां पे एनर्जी या हीट रिलीज हो। तो सबको पता है कि रेस्पिरेशन जब करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, सनलाइट होता है यहाँ पे, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, तो जहां भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑल्सो, हीट और लाइट। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज हो रहा है इट मीन्स कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो अगर रिएक्शन आपको याद है, ठीक है, तो ही आप इसको आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए रिएक्शन आप एकदम याद कर लो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देंगे, द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is called respiration. Thus, respiration is an exothermic process because energy is produced during this process. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो बट आपको अब सिर्फ इतना लिख के तो छोड़ोगे नहीं, आपको बताना होगा ना कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए हमने ये पूरा चीज लिखा और साथ में आप नीचे लिख दोगे रिएक्शन। अगर ये 2 मार्क्स में होगा तो 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, now why do chips manufacturers flush bags of chips with gas such as nitrogen? तो अब नाइट्रोजन से क्यों फ्लश किया जाता है जितने भी चिप्स या फूड के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि वो पूरा फुला हुआ होता है, तो वो फुला हुआ कैसे होता है, फाड़ते तो निकलता तो थोड़ा ही है पैकेट में, तो वो जो फुला होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन इट। अब नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों फिल किया जाता है, ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रहे। वही चीज आपको यहाँ भी लिखना है। Chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen because atmospheric oxygen can react with chips, which may cause change in color, change in taste. So, to cut the contact between air and the chips, nitrogen gas is used, which do prevent its oxidation. तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द ब्राउन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये सिंपल है, लेकिन इसके लिए रिएक्शन याद होना जरूरी है। क्या पूछा है, जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं लेड नाइट्रेट का, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तब लिखते हैं, चलो पहले लेड नाइट्रेट, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब कि प्रॉपर से सिंपल सी बात है कि हीट कर रहे हैं। जब इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मेरा फॉर्म होगा, एक तो बनेगा आपका लेड ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद रिलीज होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसी को बोलते हैं हम लोग ब्राउन गैस, है ना, जो क्वेश्चन में मेंशन किया है। ठीक है, कि जो ब्राउन गैस है उसका क्या फॉर्मूला है, तो पहले रिएक्शन लिखेंगे तब तो फॉर्मूला लिखेंगे। तो रिएक्शन लिखा, रिएक्शन में पता चला अच्छा ब्राउन गैस कौन है भाई, ये है, तो आंसर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is observed when a solution of potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate? ये भी सेम है जो भी हमने किया था। ठीक है, सेम वैसा ही है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह। पोटेशियम नाइट्रेट है, सॉरी लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है। क्या हो रहा है, लेड ने जगह ले लिया आपका पोटेशियम का, पोटेशियम ने लेड का, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, define a balanced chemical equation. Why should an equation be balanced? अब इसने पूछा क्या है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, या फिर किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है। तो रिएक्शन देखो, यहाँ पे आंसर देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर, और any element can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है, जहां पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में भी थोड़ा लिख देना है कि मैटर और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आते हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। फिर से इसमें क्या है, आपको तीन
वर्ड इक्वेशन दे दिया है, अब इसका रिएक्शंस लिखना है। पहले तो आपको दिया है फॉस्फोरस को जब बर्न करते हैं क्लोरीन के प्रेजेंस में तो क्या होता है, उसके बाद नेचुरल गैस का बर्निंग, और फिर आपका आ गया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का तो अभी आपने देखा था, वही सेम रिएक्शन लिखना है आपको। इसके बाद मीथेन को बर्न कर रहे हैं, बर्न करने के बाद आपका बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया था फॉस्फोरस, इसको रिएक्ट कराया था क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो जब फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो आपका बनता है पेंटा फॉस्फोरस क्लोराइड, ठीक है। अब इसको बैलेंस किए हैं इसीलिए यहाँ पे 10 और 4 आ गया है ना, थोड़ा बड़ा नंबर है बट वो इजी है बैलेंस करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ना अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कैसे पहचानते हैं वो देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीज में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हो रहा है रिमूवल, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिडक्शन किसके वजह से हो रहा है, एल्यूमिनियम की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करवाते तो ये ऑक्सीजन नहीं हटता। समझ में आया। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो नहीं होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसके वजह से रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, एल्यूमिनियम। तो आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, मैंगनीज और एल्यूमिनियम, एंड वाई। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सिंपल सी बात है कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसने मैंगनीज को डिस्प्लेस किया और उसका जगह ले लिया। समझ में है। तो जो कोई भी एलिमेंट कब डिस्प्लेस करता है, व्हेन इट इज मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव है इसलिए उसने डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है वो देखो, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे मैंने लिया है कॉपर सल्फेट, दोनों को रिएक्ट कराया। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट का जगह ले लिया, डिस्प्लेस किया उसको, और बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर रिलीज हो गया। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब जिंक जिंक सल्फेट में चेंज हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिंक जो है इट हैज आल्सो, और देखोगे कि जिंक में सल्फेट आया इसका मतलब ऑक्सीजन भी आया, ऑक्सीजन आया तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया जिंक। और कॉपर की बात करो तो कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सिर्फ कॉपर बचा, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो जब गेन और लूज हो रहा है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल और एडिशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। बस वही आपको अपने वर्ड्स में लिख देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले तो रिडक्शन रिएक्शन का आप डेफिनेशन लिख लोगे, जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे दिया है रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है। तो फेरस में से, फेरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया रिडक्शन, और इसमें ऐड हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ये आपका ऑक्सीडाइज हुआ तो एल्यूमिनियम हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड एजेंट, और इसमें से रिडक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा रिड्यूस्ड एजेंट। क्लियर है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ferric oxide is getting reduced to ferrous and aluminium is getting oxidized to aluminium oxide। सिंपल है। सेम चीज यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है हमने यहाँ पे लेड ऑक्साइड के साथ कार्बन को रिएक्ट कराया, इसमें से आपका ऑक्सीजन रिमूवल हुआ तो ये हो गया रिडक्शन, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि कार्बन इज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया। तो आपको इसमें देखो दो चीज है, एक आपका आता है ऑक्सीडाइज्ड एजेंट और एक आता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज्ड एजेंट में क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड एजेंट। रिड्यूस कौन हो रहा है, यहाँ पे आपका ये रिड्यूस हो रहा है तो आपका हो गया रिड्यूस्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
take 3 grams of barium hydroxide in a test tube. Now add about 2 grams of ammonium chloride and mix the contents with the help of a glass rod. Now touch the test tube from outside. तो अब इसमें क्या हो रहा है, 3 grams of barium hydroxide लिए हैं एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को मिक्स किया है और उसके बाद एक ग्लास रॉड के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है, आउटसाइड से क्या आप देखोगे, तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं अमोनियम क्लोराइड में, हमने क्या लिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है, होल 2. इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ, मतलब कि NH4Cl है मेरे पास, ठीक है. जब रिएक्ट करा रहे हैं, द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज फाउंड टू बी कूलर. तो पहली बात तो बॉटम होगा टेस्ट ट्यूब का वो आपका ठंडा हो जाएगा. ठंडा क्यों होगा, क्योंकि ये पहली बात तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है. इसके अलावा आप यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है. तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक आपका बन जाएगा BaCl2 और दूसरा आपका बनेगा NH4OH. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है आपका, मेंशन विथ रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट. अब सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद है, बस वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है. सिल्वर क्लोराइड में आपका AgCl, लाइट सनलाइट है यहाँ पे, ठीक है, रिएक्ट किया, ये आपका बना सिल्वर और यहाँ पे क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है. तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे सनलाइट यूज हो रहा है, यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है. तो बस आपको रिएक्शन लिख देना है, अगर बैलेंस करने की जरूरत है तो बैलेंस कर देंगे. करने की जरूरत तो है, यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ भी 2 लगाना होगा, तो क्लोरीन तो 2 हो गया लेकिन सिल्वर भी 2 हो गया, तो चलो यहाँ भी 2 लगा देंगे. तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो कॉपर पाउडर को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो सेम कॉपर पाउडर, ये रिएक्शन अभी हमने पढ़ा भी था, कॉपर पाउडर लिया, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में हीट कर दिए, हीट किए तो बना कॉपर ऑक्साइड. पहले इसका कलर कैसा था, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का था, हीट करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया ब्लैक में. कलर चेंज तो एकदम याद रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर कलर चेंज हो रहा है उसको इग्नोर नहीं करना, वो एकदम याद कर लो, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड A is used in the manufacture of cement. When dissolved in water it evolves a large amount of heat and forms compound B. Okay, ये अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ठीक है. इसमें हमने क्या किया था कि कंपाउंड A है जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, तो कौन सा है वो, कैल्शियम ऑक्साइड. इसका रिएक्शन हमने लिखा, A और B को आइडेंटिफाई करना था, जिसमें A आपका कैल्शियम ऑक्साइड था और B आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था. लास्ट क्वेश्चन, ठीक है. इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन. तो यहाँ पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात किया है. कौन सा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेरे पास है सोडियम सल्फेट, चलो Na2SO4 सोडियम सल्फेट. फिर क्या लिया यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड, चलो BaCl2 ले लिए. इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, ठीक है. लिखेंगे तो क्या होगा, बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. चलो रिएक्शन लिख दी है. अब आते हैं ऑप्शंस में. एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस, exchange of ions take place, a precipitate is produced and insoluble salt is produced. तो 4 यहाँ पे कंडीशन है. अब इन चारों में से कौन कौन से कंडीशन सही है वो चेक करते हैं. तो एक तो आप देख लो, एक्सचेंज ऑफ एटम, ठीक है, वो हो रहा है ना, ये चला जा रहा है इसके पास और ये आ जा रहा है इसके पास, तो एक्सचेंज ऑफ एटम हो रहा है. एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, ओके. इसके बाद आपका प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, तो प्रेसिपिटेट भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है. एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड. तो इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है, नहीं वो ये सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है, तो ये तो गलत हो गया पहले ही आपका, मतलब डी नहीं होगा. तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विच इज A and C. चलो, तो ये था आपका चैप्टर 1 से कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है. अगर आप इसको कर लेते हो तो बेसिकली आपका चैप्टर 1 पे जितना क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका कवर हो जाएगा. इसी तरह के और आपको कुछ अगर और डाउट्स है तो डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन पे बेझिझक पूछ